पेपर्स या प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, इसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए. धौलावीरा में, बी. लोथल में, सी. कालीबंगा में, डी. आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा गांव खड़ीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के अतिरिक्त मृत भांड, 3 युग्मित समाधियां तथा गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। ए. कुनाल में, बी. राखीगढ़ी में, सी. दायमाबाद में, डी. बनावली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राक्य हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुनाल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकास प्रणाली। दायमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम बस्ती है। यहाँ से तांबे के रथ के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ए. छांदोग्योपनिषद में, बी. मुंडकोपनिषद में, सी. कठोपनिषद में या डी. केनोपनिषद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए. बलबन के शासनकाल में, बी. फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सी. इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इल्तुतमिश के शासनकाल यानी कि 1211 से 1236 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी तट तक आ गया था। मंगबरनी को इल्तुतमिश द्वारा शरण न देने पर चंगेज खां का खतरा टल गया। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशग्नी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। ए. चांदी और तांबा, बी. सोना चांदी और तांबा, सी. चांदी जस्ता और तांबा, डी. सोना जस्ता और तांबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका यानी कि लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया।
फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत की एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. इब्राहिम लोदी, डी. फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अमीर खुसरो 13वीं तथा 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध कवि, संगीतकार तथा इतिहासकार था। खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को भारत का तोता कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए. फर्रुख खसियार, बी. शाह आलम प्रथम, सी. शाह आलम द्वितीय, डी. शुजाउद्दौला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। संधि की शर्तों के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। साथ ही एक फरमान जारी कर नमजुद्दौला को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब स्वीकार कर लिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था? ए. डच, बी. पुर्तगाली, सी. फ्रांसीसी, डी. अंग्रेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ए. अलीवर्दी खां, बी. मीर जाफर, सी. सिराजुद्दौला, डी. मीर कासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, को एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 21 जून की प्रातः कोठरी को खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए। इस घटना को ही ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए. मराठा, बी. मुगल, सी. राजपूत, डी. सिख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रबल विरोध मराठों द्वारा किया गया, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात भारत में मराठों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई और अंग्रेजों के पैर मजबूती से जम गए। विलेजली ने 1802 ईस्वी में पेशवा को बसीन की सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की
स्थापना की। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें से आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ए, स्तनधारी जीव, बी, हिमयुग, सी, ब्रह्मांड, डी, महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज ले मैत्र ने किया था। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ए, 70 × 10/5 किलोमीटर, बी, 100 × 10/5 किलोमीटर, सी, 110 × 10/6 किलोमीटर, डी, 150 × 10/6 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक है, अतः 150 × 10/6 किलोमीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ए, क्षोभ मंडल, बी, समताप मंडल, सी, आयन मंडल, डी, बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे निचली परत से दीर्घ रेडियो तरंगे एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से लघु रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, डेटम रेखा क्या है? ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बी, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य। सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। डी, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। डेटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई मापी जाती है। इसमें थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ए, तापमान, बी, चुंबकीय क्षेत्र, सी, पृथ्वी का घूर्णन, डी, दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाई दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में न बहकर अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कॉरियोलिस प्रभाव या कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। ए, दक्कन ट्रैप्स, बी, कडप्पा तंत्र, सी, विंध्य तंत्र, डी, आर्कियन तंत्र, ई, द्राविडियन तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें आर्कियन शैल समूह की हैं। यह शैल समूह भूपटल की मूलभूत चट्टानें हैं तथा भूगर्भ की गहराई तक पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह चट्टानें ग्रेनाइट एवं सिल्ट के रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी जल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? ए, 300 बिलियन वर्ष, बी, 4.6 बिलियन वर्ष, सी, 150 बिलियन वर्ष, डी, 100 बिलियन वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी तल की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। हालांकि नए शोध में पृथ्वी की उम्र 7 करोड़ वर्ष कम होने का दावा किया गया है। अगला प्रश्न, शेवरॉय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटक, सी, केरल, डी, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में शेवरॉय पहाड़ियां अवस्थित हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ियां लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 5000 फीट तक है। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इस क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ ए इयोजोइक में, बी पोलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सिनोजोइक में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिनोजोइक कल्प के अंतर्गत चतुर्थक व टर्शियरी काल को सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, जो टर्शियरी काल से संबंधित है। यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ए उटकमंड, बी अन्नाईमुदी, सी डोडा बेट्टा, डी महाबलेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। यह दोनों पर्वत शिखर पश्चिमी घाट में स्थित हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए महात्मा गांधी, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को यह काम सौंपा कि वह संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान की परीक्षा करे और फिर संविधान सभा में संविधान के बारे में जो निर्णय हो चुके थे उन्हें प्रारूप संविधान में समाविष्ट करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इसके बाद प्रारूप समिति की 141 दिन तक बैठक होती रही, जिसमें उसने संविधान के विविध उपबंधों की रचना की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष को ही समिति के सदस्यों की तरफ से प्रारूप पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा अन्य सदस्य थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर तथा डी.पी. खेतान। बाद में मित्तल और खेतान के स्थान पर क्रमशः एन. माधवराव तथा टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति के इन 7 सदस्यों में पहले के.एम. मुंशी और बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। एक मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अंबेडकर, खेतान, माधव राय और अय्यर निर्दलीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अंबेडकर थे, डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने देश के महान बुद्धिजीवी व संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए फ्रांस में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी ब्रिटेन में, डी स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अमेरिका में सर्वप्रथम सन 1787 में लिखित संविधान का प्रादुर्भाव हुआ, जबकि अलिखित संविधान के संबंध में ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित
घोषित किया गया हो। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 6(2) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं और किसी भी राज्य के संबंध में उन क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करने के लिए नए आदेश दे सकते हैं, जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक अर्थव्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, डी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरंभ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी के केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे, तो वहीं यौधेय के केंद्रीय परिषद में 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्न हैं। पहला, जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी। दूसरा, उत्तरदायी सरकार। तीसरा, जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना। चौथा, सीमित तथा संवैधानिक सरकार। पांचवा, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा। छठा, निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव। सातवां, वयस्क मताधिकार। आठवां, सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा। नौवां, जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार। 10वां, निष्पक्ष न्यायालय। 11वां, कानून का शासन। 12वां, विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति। और 13वां, जनता की अमानत के रूप में सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई। संविधान की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार है: संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघीय व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन आदि। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी मौलिक अधिकार में, सी नागरिकता में, डी संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया था, उसे जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर को संविधान में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 2 प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम परिवर्तन एवं उनकी सीमाओं को घटाने या बढ़ाने की बात कही गई है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह ठीक समझता हो। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, बी वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, सी औद्योगिक विकास, डी कृषि विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संधारणीय विकास अथवा टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन अंततः काल तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। अर्थात सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी किया जाना सुनिश्चित हो। दूसरा प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, बी समावेशी एवं धारणीय विकास, सी बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, डी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। इस योजना की कार्यावधि 2012 से 2017 तक थी। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। इस योजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। दूसरा, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। तीसरा, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। चौथा, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। पांचवा, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। छठा, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत संघ यानी कि रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए योजना मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं है। सरकार की इच्छा से इन्हें नियुक्त किया जाता है और इसके सदस्यों की संख्या भी सरकार की इच्छा के अनुरूप ही परिवर्तित होती रहती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? ए ग्रामीण आवास, बी ग्रामीण विद्युतीकरण, सी कृषि आधारित उद्योग, डी ग्रामीण
टेलीफोनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत निर्माण के अंग हैं जलापूर्ति, आवास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, ग्रामीण टेलीफोन, न कि कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। ए, नाबार्ड द्वारा, बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, डी, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष की स्थापना 1995 ईस्वी में तत्कालीन भाजपा सरकार के शासनकाल में किया गया था। इसके माध्यम से भारत के पिछड़े गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उसमें क्रियान्वयन का प्रयास किया गया। अब इस कोष का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि कर दिया गया है। इसका वित्तीय नाबार्ड द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? ए, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज कम दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, बी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, या डी, उपांतिक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDW राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं, नामतः बैंकिंग या बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है। PMJDW वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। इसके अलावा लाभार्थियों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। पहला, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। दूसरा, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। यह योजना कम निष्पादन वाले राज्यों यानी कि LPS पर विशेष बल के साथ सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। JSY एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवतियों की सारी जांच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है और डिलीवरी के बाद महिला के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? ए, अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना। बी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित की गई है।
अक्सर ये परिचालन दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाते हैं, जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ साथ मुद्रास्फीति को संतुलित करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य को समायोजित करने के लिए अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है ए अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर, डी जनवरी दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच का होता है, जबकि देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच का होता है। अगला प्रश्न, किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? ए प्रगामी व्यय में संयुक्त प्रगामी कराधान, बी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, सी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, डी प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने आय में असमानता के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आय के पुनर्वितरण की कोशिश से आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी। प्रतिगामी कर ऐसा कर होता है जो व्यक्ति या संस्थान की आय में वृद्धि होने से कम होता जाता है। प्रतिगामी कर से संयुक्त प्रगामी कराधान करने किसी विकासशील देश में आय के पुनर्वितरण करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। अर्थशास्त्रियों की नजर में आय पुनर्वितरण से सिर्फ फायदा तब ही होगा जब कर और हस्तांतरण के मामले में अर्थव्यवस्था को शुरुआती नुकसान होगा, जिसका लक्ष्य आय के अंतराल को पाटना हो। सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों ही होते हैं। विस्थापन, वेग, बल आदि सदिश राशि हैं तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन आदि सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा किरण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कणाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। यह किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। इसी कारण बूंदें गोल होती हैं। श्यानता, यह किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। घनत्व, तरल पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। और वही वाष्प दाब, यानी कि गैस की तरह वाष्प का भी दाब होता है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी केविड्स ने की थी। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? ए एस्टेटाइन, बी फ्रांसियम, सी ट्रिटियम, डी जर्केनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। रेडियो एक्टिव तत्व एस्टेटाइन, फ्रांसिसियम एवं ट्रिटियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनके नाभिक अस्थायी होते हैं तथा उनमें स्वतः विघटन गुण होता है। इनसे अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें स्वतः ऊर्जित होती रहती हैं। इनकी बेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रोमैग्नान मनुष्य, सी निएंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मनुष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नान मनुष्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से, डी वातक तंत्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वातक तंत्र सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वह ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता। ए एक्टिना, बी कंगारू, सी सेही, डी व्हेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्टिना एवं प्लैटिपस दोनों एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है? ए बोइंग में, बी तीव्र रेल इंजन के रूप में, सी स्पेस शटल में, डी परमाणु भट्टी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण यान में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने फरवरी 1998 में क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु में महेंद्रगिरी से सफल परीक्षण किया था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।